चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आवाज सबको क्लियर है? ओके, ठीक है, थैंक यू। चलें जी, ज़ीशान ज़फ़र, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा, हमने एक छोटी सी गप लगानी है पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का रिलेशन है। इसके साथ साथ विल ट्राई टू डिस्कस कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल हुआ करता है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकवरीज प्लान में आई, इनका क्या रोल है और इसके इसके इसको देखते हुए स्टेट्स पे क्या, स्टेट्स की क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, बात को स्टार्ट करते हैं। अगर हम आईएमएफ को देखें तो एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्ल्ड वार वन शो करते हैं नाइनटीन फोर्टीज के स्टार्ट होने तक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ना होने के जो इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबल रिकवरीज के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शॉक्स। एक दुनिया ने एपिसोड देखा जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। तो उसी में फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसको आप ब्रिटन वुड्स के नाम से जानते हैं, न्यू हैम्पशायर में जुलाई 22 को 1944 में, यानी कि 22 जुलाई 1944 में यूनाइटेड नेशंस की मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जो ब्रिटन वुड के नाम से जानी जाती थी एट दैट टाइम, 29 मेंबर्स ने आईएमएफ को ज्वाइन किया, जबकि ब्रिटन वुड में 44 मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज आईएमएफ के जब हम बात कर रहे हैं, वाशिंगटन बेस्ड इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो 190 मेंबर्स हैं। और अगर हम आईएमएफ के मिशन की बात करें या इसकी मिशन स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करें तो आईएमएफ जो है बेसिकली ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को फॉस्टर करने की बात करता है, और तरीका उसका जो मेथड है वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको मिनिमाइज करके या उनको एलिमिनेट करके आईएमएफ का मिशन है कि भाई वो ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को फॉस्टर करेंगे। दूसरा जो उसका मिशन है वो ये है कि आपने, हम लोगों ने, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना है। और आईएमएफ उसके लिए 3 एक्शन प्लान बताता है कि हम पॉलिसी एडवाइस देंगे मेंबर कंट्रीज को जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, इकोनॉमीज की सर्वेलियंस करेंगे, पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर पॉलिसी एडजस्टमेंट रिकमेंड करेंगे। 3 वे एक्शन प्लान है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, जिसमें सबसे पहले पॉलिसी एडवाइस है, और उस पॉलिसी एडवाइस के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्वेलियंस पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करके पॉलिसी एडजस्टमेंट को रिकमेंड करने का प्लान आईएमएफ बताता है।
इसके बाद जो थर्ड इसका मिशन है वो है प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। नाउ अब एक बात समझना बड़ा जरूरी है कि जो प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट है, जो कि आईएमएफ का ही मिशन है, अच्छा जी, अब उसका जो तीसरा मिशन है वही है प्रोविजन करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस। नाउ ये दो पैरेलल बॉडीज थी, एक ब्रिटन वुड में वर्ल्ड बैंक भी आया और एक आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अब दोनों की फाइनेंशियल असिस्टेंट या फंडिंग में डिफरेंस क्या है? जो वर्ल्ड बैंक है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेस है, फंडिंग प्रोवाइड करता है, जबकि जो आईएमएफ की फंडिंग हुआ करती है वो प्रोजेक्ट बेस नहीं होती, वो ओवरऑल इकोनॉमीज के लिए होती है और उसका मकसद है, और वो प्रोविंशियल जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है आईएमएफ के मिशन के अकॉर्डिंग दो काम करने के लिए प्रोवाइड होगी। वो इकोनॉमीज जो मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे होंगे, जिसको हम पाकिस्तान की केस स्टडी में जाके देखेंगे, उनको सबसे पहले उनके लिए स्पेस क्रिएट करना है, और एम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इज टू क्रिएट द स्पेस। इसलिए ताकि एक एक्स कंट्री जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज फेस कर रही है वो एडजस्टमेंट पॉलिसीज बेहतर कर सके, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्टोर कर सके, तीसरा जो दूसरा जो फाइनेंशियल असिस्टेंट की प्रोविजन का मकसद है वो बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग है, और इसके लिए इंस्टीट्यूशन खुद भी रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मॉनेटरी फंड भी रोल प्ले करता है कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, और आईएमएफ की जितनी भी स्पेंडिंग है उसकी 1/3 स्पेंडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है, और इस कैपेसिटी बिल्डिंग का मकसद कंट्री इन प्रोफाइल, जिस कंट्री के बारे में बात हो रही होगी, जिस जो मेंबर कंट्री होगा उसकी इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन बिल्ड कराए जा सकें ताकि राइट पॉलिसीज चूज की जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग पब्लिक फाइनेंसिंग के लिए, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट के लिए, फिर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग, एज वेल एज जो मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स हैं उसके लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लीगल फ्रेमवर्क्स को डेवलप करने के लिए ताकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर किया जा सके। तो कैपेसिटी बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट के मिशन में ही आती है। इसके अलावा जो आईएमएफ के मिशंस हैं वो फिर सेकेंडरी मिशंस में आते हैं, जिसमें सबसे पहला फैसिलिटेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को, दूसरा सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना है, और आईएमएफ अपने जितने भी लैंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मिडिल इनकम और लोअर इनकम कंट्रीज के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स में ये कंडीशन भी रखती है जो अभी हम देखते हैं थोड़ी देर। फिर तीसरा जो सेकेंडरी मिशन है उसमें
उन पॉलिसीज को डिस्करेज करना है जो किसी भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए डैमेजिंग हो सकते हैं। और इन सारे मिशंस को अचीव करने के लिए IMF मेंबर कंट्रीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करता है। ठीक हो गया जी? ये हैं IMF के मिशंस। नाउ आगे चलें, IMF के पास पैसे कहां से आते हैं और जो पैसे हैं मेंबर कंट्रीज को देने के लिए उसकी बास्केट को क्या कहते हैं और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। IMF जो है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स देता है, और अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक SDR को इक्वलेट कर देता हूं $1 के। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं है, लेकिन हम यहां पर अपनी समझ के लिए एक SDR को एक $1 ही कहेंगे। जो IMF की बास्केट ऑफ करेंसी है उसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, SDR। ये एक रिजर्व एसेट है जिसको IMF ने क्रिएट किया हुआ है। इसके पास करेंसीज की बास्केट्स हैं जिसमें $, है, यूरो है, चाइनीज युआन है, जापानीज यन है और ब्रिटिश पाउंड है। ठीक हो गया? राइट नाउ जो करेंसी की बास्केट है IMF के पास ऑफिशियल डेटा के मुताबिक $935.7 बिलियन की है, जो कि 660 SDR बिलियन में बनते हैं। SDR 660 बिलियन। और कोविड-19 के बाद IMF ने 2021 अगस्त में सबसे ज्यादा एलोकेशन की है $650 बिलियन से। IMF कितना लैंड कर सकता है? IMF मेंबर कंट्रीज को अप टू $1 ट्रिलियन लैंड कर सकता है। ठीक है, ये तो उसकी करेंसी मैकेनिज्म है। ये करेंसी उसके पास आती कहां से? इसको समझने के लिए हमें सोर्सेज देखने हैं IMF के, ताकि हम जो थ्योरेटिकल डिबेट डेवलप करें उसमें देख सकें कि वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या रोल है और फिर ग्लोबल पावर्स का क्या रोल है मैनिपुलेट करने में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, अगर है भी सही या नहीं। तो सोर्सेज कहती हैं कि IMF के पास 3 सोर्सेज हैं जी। पहले सोर्स को कहते हैं कोटा। ठीक है, और इसका जो बकेट है वो $450 बिलियन का है। इसमें मेंबर कंट्रीज का कोटा होता है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो मल्टीलेटरल बोरोइंग है। इसको NAB भी कहा जाता है। इसका मतलब है न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो। ठीक है, ये जब क्राइसिस आ जाएंगी तो IMF इसको एक्टिवेट करता है। इन केस ऑफ क्राइसिस, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो रीजनल क्राइसिस हो, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम IMF इसको एक्टिवेट करता है। ये भी $400+ बिलियन का रिजर्व है। उसके बाद जो तीसरा है वो है बाइलेटरल बोरोइंग्स। ये सप्लीमेंट्री है, ये NAB को यानी कि न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो को सप्लीमेंट करता है, और ये राउंड अबाउट $150 बिलियन का शेयर है। ठीक हो गया जी? आगे मूव करें। देखिए, पाकिस्तान का केस स्टडी हम आज करने जा रहे हैं कि जो 23 प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, और 24 की तरफ अगर हम मूव करेंगे नई गवर्नमेंट की बात, और एक हिस्टोरिकल डिबेट रही है। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके हम मेंबर हुआ करते हैं उसकी ड्यूटीज को समझना है। तो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो एज पर इट्स ओन चार्टर रोल है वो कुछ 6 ड्यूटीज हैं IMF की। सबसे पहला जो हम मिशन देख चुके हैं वही सारे मिशन हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना है,
थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। तो आईएमएफ की ड्यूटी है प्रोविजन ऑफ मशीनरी। पहली ड्यूटी इस मिशन में एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन का रोल है जिसमें वो मशीनरी प्रोवाइड करेगा फॉर कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी कंसल्टेशन और कोलैबोरेशन में मॉनेटरी एक मशीनरी प्रोवाइड करेगा थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। तो आईएमएफ का पहली ड्यूटी प्रोविजन ऑफ मशीनरी है फॉर द मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। तीसरा जो दूसरी ड्यूटी आती है वो उसके उस मिशन से जुड़ी है जिसमें आईएमएफ कहता है कि आईएमएफ का एक रोल है टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड है उसको एक्सपेंड करना है और उसकी बैलेंस ग्रोथ करनी है, ठीक है, चाहे वो रीजनल है चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे है, और उसमें आईएमएफ का रोल कंट्रीब्यूटर का है। आईएमएफ की ड्यूटी जो है एज अ कंट्रीब्यूटर है। तो सबसे पहली ड्यूटी प्रोविजन ऑफ मशीनरी है इन इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, और दूसरी कंट्रीब्यूटर का है जिसमें आईएमएफ रोल प्ले करेगा प्रमोट और मेंटेन करने में एम्प्लॉयमेंट रेट्स को, रेवेन्यूज जनरेशन को और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की डेवलपमेंट को, और इसमें तमाम मेंबर्स के लिए आईएमएफ ये रोल प्ले करेगा। थर्ड जो आईएमएफ की ड्यूटी है वो है एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना जिसमें एक्सचेंज अरेंजमेंट्स ऑर्डर्ड में हो, यानी कि ऑर्डर्ड एक्सचेंज अरेंजमेंट्स के को इंश्योर करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करना है, और इससे एक्सचेंज स्टेबिलिटी प्रमोट होगी ताकि ग्लोबल क्राइसिस से को अवॉइड किया जा सके, रोका जा सके। तो आईएमएफ का तीसरी जो ड्यूटी है वो एक ऐसे मैकेनिज्म को इंश्योर करना है जिसने एक्सचेंज अरेंजमेंट्स को ऑर्डर में लेके आना है। सो बेसिकली ये ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर की तरह एक ग्लोबल एक्सचेंज अरेंजमेंट का ऑर्डर डेवलप करेगा। इसका मकसद क्या है? इस एक बात का मकसद ये है कि कंपैटिटिव एक्सचेंज डेप्रिसिएशन ना हो। फोर्थ ड्यूटी है वो असिस्टेंस की है। आईएमएफ एट द सेम टाइम असिस्टेंट का असिस्ट भी करता है मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स को डेवलप करने में। तो आईएमएफ असिस्ट करता है इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स। जितने भी मेंबर कंट्रीज के दरमियान ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उन ट्रांजैक्शंस को इंश्योर करना होता है और फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि ये ही दो चीजें ग्लोबल ट्रेड को हैम्पर करती हैं, उसकी ग्रोथ को हैम्पर करती हैं। तो आईएमएफ उस सिस्टम को, मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए असिस्ट करता है। उसके बाद आईएमएफ जो है मेंबर कंट्रीज के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का रोल प्ले करता है, सीबीएम। ये मेंबर्स को कॉन्फिडेंस देता है उनके मेंबर कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हुआ करते हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर कराने के लिए विद इन दिस सेफगार्ड। और इससे क्या होता है, एक मेंबर कंट्री एक्स को मौका मिलता है कि जितनी भी माल एडजस्टमेंट हुआ करती हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, वो उनको करेक्ट कर सकती हैं और इससे वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकती है विदाउट हैम्परिंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉस्पेरिटी। तो जो फिफ्थ एम है वो सीबीएम मेजर प्रोवाइड करना है आईएमएफ का मेंबर कंट्रीज को, ताकि वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकें और करेक्टिव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के मेजर्स ले सकें। और लास्ट रोल जो है इंटरनेशनल ट्रेड में
डिसइक्विलिब्रियम आ सकती है, अंडरस्टूड कंसेप्ट है। जो इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होती हैं मेंबर कंट्रीज के दरमियान, जरूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है कि डिसइक्विलिब्रियम हो। तो आईएमएफ उसका जो गैप है, उसका जो ड्यूरेशन है और उसकी जो डिग्री है, इंटेंसिटी है, उसको लेस करेगा, उस ड्यूरेशन को, उस टाइम को शॉर्टर करेगा ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। सो टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आईएमएफ को रोल बेसिकली ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को कम करना है इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मेंबर कंट्रीज की डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में। ये आईएमएफ की ड्यूटी है। ठीक हो गया? नाउ ये जो असिस्टेंस मोड है वो क्या है? हम आईएमएफ के पास कितनी दफा गए और क्या लेने गए, या मेंबर कंट्रीज कब कब अप्रोच करती हैं और किन मोड्स में ऑपरेट करती हैं या अप्रोच करती हैं आईएमएफ को? तो सबसे पहले 1952 में डेवलप हुआ, इसको कहते हैं एसबीए, स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स। ये आईएमएफ का सबसे बड़ा और प्राइमरी लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी मेंबर कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी, सबसे पहले वो जाके आईएमएफ से एसबीए करती है। ये लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह की इकोनॉमीज के लिए है, लोअर इनकम और लोअर मिडिल इनकम, लेकिन जब वो इमर्जिंग और फास्ट इकोनॉमीज हो। इसका मकसद, एसबीए का मकसद मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट करना है उनकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करके, और फिर मेंबर कंट्रीज की एडजस्टमेंट पॉलिसीज को सपोर्ट करना है ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। एक मेंबर कंट्री एक्स अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहा है, तो एसबीए का जो एम होगा वो रूम प्रोवाइड करना होगा, स्पेस प्रोवाइड करना होगा, ताकि वो मेंबर कंट्री एक्स एट दैट टाइम, जितनी ड्यूरेशन के लिए एसबीए उसको मिला है, उसमें वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स को सपोर्ट कर सके और अपनी एडजस्टमेंट पॉलिसीज को बेहतर कर सके। आईएमएफ का ये एसबीए एक काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोग्राम है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इज इट क्लियर? दूसरा जो हमारे पास आईएमएफ का असिस्ट चलें, हम बात कर रहे थे जी आईएमएफ की पास जो हमारे मेंबर कंट्रीज के लिए असिस्टेंट मोड है, उसमें सबसे पहला एसबीए है, ठीक है, जिसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स कहा जाता है। 1952 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और ये लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट है इमर्जिंग और फास्ट इकोनॉमीज के लिए। दूसरा जो हमारे पास है वो है एससीएफ, दैट इज स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी का काम क्या हुआ करता है? स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है लो इनकम कंट्रीज को, लेकिन वो कंट्रीज जो जिनकी जो जरूरियात हैं वो शॉर्ट टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट की नीड्स की। बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज को, क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जिन मेंबर कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हुआ करती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए हुआ करती हैं, ये सूरत हाल दो मौकों पे पेश आती है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, शॉक्स, ठीक है, या शॉर्ट टर्म नीड्स की। इसमें आईएमएफ का मकसद, एससीएफ का जो मकसद है वो मेंटेन करना है, रिस्टोर करना है और स्टेबल करना है सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री। तो एससीएफ रिस्टोर करता है
मेंटेन करता है और स्टेबलाइज करता है मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशंस ऑफ द मेंबर कंट्रीज। ये दूसरा असिस्टेंस मोड है। तीसरा जो आईएमएफ के पास है उसको कहते हैं EFF, दैट इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। जब एक कंट्री सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहा होता है, सीरियस मिड टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहा होता है ड्यू टू स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इन देयर इकोनॉमीज, ठीक है, या इन इट्स इकोनॉमी। एक एक्स कंट्री दैट इज पाकिस्तान, अगर उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सीरियस लेवल का है और स्ट्रक्चरल वीकनेस वजह है, तो EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये लॉन्गर प्रोग्राम अरेंजमेंट है जिसमें रिटर्न 4.5 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक जा सकता है, लेकिन ये कंडीशनैलिटी जुड़ती है जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, लेके आना मेंबर कंट्रीज पे एज अ ड्यूटी शामिल हो जाता है। ये लॉन्गर प्रोग्राम एंगेजमेंट है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इसके बाद जो फोर्थ असिस्टेंस मोड है उसको कहा जाता है ECF, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी लेके आना है मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री, लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन मैकेनिज्म के साथ। ये चार जो IMF के असिस्टेंस मोड है। अब जब हम पाकिस्तान की केस स्टडी देखते हैं, जब हम पाकिस्तान और IMF का रिलेशन देखते हैं, तो 1950 में जी हमने मेंबरशिप ली, ठीक है, और 63 इयर्स के हमारे इस ताल्लुक में $23 बिलियन, ठीक है, का क्रेडिट 63 इयर्स में एग्री हुआ है फॉर पाकिस्तान। अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ बेल आउट्स देखें जो पाकिस्तान को IMF से मिले हैं, तो मैंने इसको कुछ एपिसोड्स में कन्वर्ट किया हुआ है। पहला एपिसोड 1958 का है, ठीक है, जिसमें अयूब साहब SBA एग्रीमेंट करते हैं और जो कोटा की अमाउंट थी वो पाकिस्तान ने विड्रा नहीं की थी। फर्स्ट जो एग्रीमेंट था उसमें अमाउंट विड्रा नहीं की गई थी। इसी में दूसरी जो एपिसोड आती है वो 1965, ठीक है, रिजल्ट वाज इंडिया पाकिस्तान वार, ठीक है, वार टोन कंट्री था, पाकिस्तान को बेल आउट की तरफ जाना पड़ा, तो यहाँ पर हमारी सेकंड एपिसोड हमें नजर आती है। थर्ड टाइम ये पहली दफा था 1968 में जब पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स के लिए IMF के दरवाजों पे नॉक किया। तो 1968 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ही वो मिड टर्म रीजन थी जिसमें पाकिस्तान एक्सटेंडेड फैसिलिटी की तरफ मूव करता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ 1968 के अंदर। ये थी फर्स्ट एपिसोड्स 1958 की मेंबरशिप लेने से लेकर 1968 तक, द फर्स्ट डेकेड ऑफ IMF। सेकंड डेकेड जो हमारा शुरू होता है वो 1971, ठीक है, इस पाकिस्तान के अलग होने के बाद। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हमने समझनी है वो 1972 से लेकर 1974 तक पाकिस्तान 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में गया है IMF के पास। उस टाइम पे जो पाकिस्तान की रीजन थी वो ग्रोइंग नीड्स थी। एक्सटर्नल फाइनेंसेस को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान IMF के पास गया था। 1977 में पाकिस्तान ने एक और स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया। सो इन दिस डेकेड 3 कंसेक्यूटिव एंट्रीज हैं टू फुलफिल या टू मीट द ग्रोइंग नीड्स, और दूसरी जो हमारी एंट्री है वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की है 1977 की। नाउ आते हैं थर्ड डेकेड की तरफ। थर्ड डेकेड हमारा शुरू होता है 1980s में, ठीक है। 1980s में हमारा जो थर्ड डेकेड है वो SBA से शुरू होता है। इसमें
दो चीजें समझनी है। पहला, जो हमारी आईएमएफ के साथ बेल आउट्स हैं वो डेमोक्रेटिक एराज में है। बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट थी, ठीक है, और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपने दोनों टेन्योर में एक दफा एसबीए किया और दूसरी दफा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के लिए 1988 में आईएमएफ को अप्रोच किया। अगेन 1993 में बेनजीर की गवर्नमेंट ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया और दो मिड टर्म गोल्स के लिए हमने ईएफ जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है 1993 की गवर्नमेंट टेन्योर में, बेनजीर की गवर्नमेंट टेन्योर में पहले एसबी हुआ, फिर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हुआ एंड देन पाकिस्तान एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी के लिए गया। दैट वाज द टाइम इन 1993 जब पाकिस्तान जो है इंश्योर कर चुका था सेकंड एपिसोड की वजह से अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को मेंटेन कर चुका था और फिर स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ईसीएफ के पास जाते हैं। फर्स्ट टेन्योर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दैट इज नवाज शरीफ गवर्नमेंट, नवाज शरीफ साहब ने इग्नोर किया आईएमएफ को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और फ्रेंडली रिलेशंस पे रिलाय किया, यानी कि एड फ्रॉम द डोनेशंस फ्रॉम द फ्रेंडली नेशंस रिलाय किया गया। बट सेकंड टेन्योर ऑफ द नवाज शरीफ, ठीक है, आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ इन 2 फेजेस। उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब का टेन्योर है। जनरल मुशर्रफ साहब के टेन्योर में एसबीए होता है इन 2000, ठीक है, और फिर उसके बाद ईसीएफ एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुशर्रफ साहब ने नहीं अवेल की थी। सबसे पहले स्टैंड बाय एग्रीमेंट इंश्योर किया, उसके बाद एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी की तरफ मूव करते हैं। अगेन जरदारी टेन्योर, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी टेन्योर में स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, यही स्टैंड बाय एग्रीमेंट पीएमएल-एन के टेन्योर में जो है जाके शिफ्ट होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और फिर इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई तो वो भी ईएफएफ की तरफ मूव करते हैं और ये 22 और 23 जो आईएमएफ प्लान्स हैं मिलके 23 बिलियन का क्रेडिट बनाते हैं पाकिस्तान के लिए। अब हमें 22 दफा क्यों जाना पड़ा? आईएमएफ के मिशंस पूरे नहीं हुए, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ठीक है, हम उनको इंश्योर नहीं कर पाए। ऐसे क्या रीजंस थी जो हमें बार बार आईएमएफ के पास ले जाती हैं? वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 फैक्टर्स। सबसे पहले डोमेस्टिक रीजंस हैं जिसको हम डीआर कह रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक फैक्टर्स, कि हर गवर्नमेंट आईएमएफ के पास ही क्यों जाती है। तो कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, 8 से 9 वो हमें समझने हैं जब आईएमएफ की हम अपने 22 प्लान्स की हिस्ट्री देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इनएप्रोप्रिएट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज। जो पाकिस्तान को अगेन एंड अगेन आईएमएफ के पास ले जाता है, और ये क्यों पाकिस्तान इसको ओवरकम क्यों नहीं कर सका? मॉनेटरी और फिस्कल इनएप्रोप्रिएशन को पाकिस्तान रिजॉल्व क्यों नहीं कर सका? इसके लिए हमारे पास पॉलिटिकल इकोनॉमी की 1-2 थ्योरीज हैं जो हमें समझनी है। देखें, जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे पास एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म है ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर, और उसके बाद मर्केंटलिज्म है, उसके बाद हमारे पास मार्क्सिज्म या मर्केंटलिज्म की हम बात करें। जब हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करते हैं तो टू इंश्योर मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक लिबरलिज्म लीस्ट और नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन द मार्केट मैकेनिज्म की बात करती है। बट पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री है, इकोनॉमिक लाइफ है,
ये बताती है कि फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है उसने मॉनेटरी पॉलिसी पे इम्पैक्ट करने की बार बार कोशिश की है, और हमारी पाकिस्तान की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज इंटरडिपेंडेंस के मॉड्यूल को कभी अचीव ही नहीं कर पाई, ये हमेशा डिपेंडेंट रही है। तो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए स्ट्रक्चरल माल एडजस्टमेंट पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिस्ट्री में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से बार बार की गई। रीजन हर आने वाली गवर्नमेंट IMF को देखती है। दूसरी जो रीजन है डोमेस्टिकली वो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस हैं। जिसके दो वजूहात हैं। एक सबसे पहली लार्जर या एवर वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट। जो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस हुआ करते हैं वो दो तरह की डेफिसिट से आते हैं। पहला आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, दूसरा फिस्कल डेफिसिट। पाकिस्तान इन दो इश्यूज को शॉर्ट टर्म के लिए तो मैनेज करता है, ठीक है, कभी टैरिफ इंपोज करके, कभी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को यूज करके, लेकिन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म डेफिसिट्स को रिजॉल्व करने का एज सच विल भी नजर नहीं आई, और उसकी जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान की रिसोर्स यूटिलाइजेशन से बड़ा क्लियरली नजर आ जाते हैं, जो हम अभी थोड़ी देर तक देखते हैं। तो दूसरी रीजन पुत्र लार्ज इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस हैं, जो लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट्स की वजह से है। तीसरा डोमेस्टिक रीजन या फैक्टर जो है वो हमारे डेट्स है, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो पब्लिक डेट्स, ठीक है। ये फिर हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसमें भी रोल प्ले करती हैं। तो एक्सटर्नल और पब्लिक डेट तीसरी वजह है, डोमेस्टिक फैक्टर है, जो पाकिस्तान को पुश करती है IMF प्लान के लिए। एंड देन इनएप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट। फोर्थ जो रीजन है वो फिर हमारा एक्सचेंज रेट है, जो ग्लोबल एक्सचेंज रेट्स के साथ सिंक्रोनाइज ही नहीं होता। ठीक हो गया। आगे मूव करें तो फिर हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उनका वॉल्यूम डिक्रीज होना। नेक्स्ट मूव करें तो फाइनेंशियल सिस्टम की वीकनेसेस। ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी वीकनेसेस पुश करती हैं अगेन एंड अगेन पाकिस्तान को IMF प्लान की तरफ। और उसके बाद दो जो रीजन हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज और वीक इंस्टीट्यूशन है, जो कंसोलिडेट करती हैं इन तमाम डोमेस्टिक फैक्टर्स को। रिजल्टेंटली हर आने वाली गवर्नमेंट IMF की तरफ ही जो है देखती है, चाहे वो SBA करे, चाहे वो EEF पे जाए या ECF के पास। लेकिन क्या डोमेस्टिक फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं हर गवर्नमेंट को पुश करने के लिए? आंसर इज नो। देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो 4 से 5 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी पुश करते हैं। इसमें 1970s एंड देन फिर 2010 के बाद आने वाले जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो भी आपको पुश करते हैं। जब आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी हो एक्सपोर्ट्स बेस को बढ़ाने के लिए, और उस लिमिटेड कैपेसिटी में आपके जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाएं ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, तब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है। तो पाकिस्तान की अपनी केस स्टडी में 2 दफा ऐसा हुआ है जिसमें नेचुरल डिजास्टर ने ज्यादा रोल प्ले किया। दूसरा, जब ग्लोबल क्राइसिस हो, शॉक्स का पीरियड हो और लार्जर स्विंग्स आए इन दी कमोडिटी प्राइसेस, मार्केट स्विंग्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अगर तो क्राइसिस आ रहे हो, फॉर एग्जांपल एशियन क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फॉर एग्जांपल लेमन ब्रदर क्राइसिस है 2008 का, उसके बाद अगर आप
कोविड को देखें या उसके बाद आप रशियन यूक्रेन क्राइसिस को देखें, इसकी वजह से जो स्पिल ओवर प्रोड्यूस होते हैं और लार्जर स्विंग्स आते हैं, ठीक है, और ये आपकी सिचुएशन को वर्सन उस वक्त करते हैं जब आपकी एक्सपोर्ट बेस की रेंज नैरो हो, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेस की नैरो रेंज हमेशा से पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमैटिक रही है। दिस इज व्हाट राइट नाउ हैपनिंग। नैरो एक्सपोर्ट बेस होने की वजह से जो आपकी लार्जर स्विंग्स हैं वो आपको ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। फिर जब ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के अंदर मार्केट में सडन चेंजेस आए तो आपकी जो कैपिटल फ्लो होती है वो वोलेटाइल हो जाती है, और वोलेटाइल कैपिटल फ्लो एक्सटर्नल फैक्टर में रोल प्ले करती है सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज में। एंड देन इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और पेंडेमिक्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर क्लियरली वो कुछ रीजंस में रोल प्ले करती हैं टू नॉक द डोर्स ऑफ IMF। ठीक है, अब कौन से 3 क्राइसिस हैं जो पाकिस्तान को बार बार IMF की तरफ ले जाते हैं? इन तमाम फैक्टर्स, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो 2 से 3 क्राइसिस कौन से आते हैं? सबसे पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्राइसिस कब बनता है? ये तब बनता है जब एक एक्स नेशन, कोई भी मेंबर कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, जब ये अपनी एसेंशियल इंपोर्ट्स के बिल क्लियर नहीं कर सकती। पहला, इंपोर्ट बिल जब क्लियर नहीं होते तो ये लीड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में। लेकिन क्या ये एक ही फैक्टर है? नो। दूसरी रीजन होती है जब आप डेट सर्विसिंग की पेमेंट्स नहीं कर सकते। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की तरफ ले जाते हैं और ये मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज की तरफ रोल प्ले करते हैं। ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। दूसरा क्राइसिस है हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस। अगेन द मेंबर कंट्री इज एक्स, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस 2 वजूहात जो मेजर रीजंस हैं वो तब आते हैं जब आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंसॉल्वेंट हो या इलिक्विड हो, लिक्विडिटी ना मेंटेन कर पाए, तब फाइनेंशियल क्राइसिस स्टेम करते हैं, ठीक है। तीसरे जो क्राइसिस हैं वो है फिस्कल क्राइसिस। अब अगेन एग्जांपल में हमारे पास मेंबर कंट्री एक्स है, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के फिस्कल क्राइसिस या दुनिया के किसी भी कंट्री के फिस्कल क्राइसिस की रीजन मेनली 2 ही हुआ करती हैं। उसमें जब एक्सेसिव फिस्कल डेफिसिट हो, फिस्कल डेफिसिट इज नॉट द इशू, लेकिन अगर वो फिस्कल डेफिसिट एक्सेसिव हो और उसको कंसोलिडेट कर रहा हो आपके डेट्स, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो आपके पब्लिक है, ये दोनों मिलके किसी भी कंट्री को फिस्कल क्राइसिस की तरफ ले जाते हैं। एंड पाकिस्तान के फिस्कल, फाइनेंशियल और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में इन्हीं फैक्टर्स ने हमेशा से रोल प्ले किया है और इन फैक्टर्स को हमेशा कैटलिस्ट प्रोवाइड करते रहे हैं पाकिस्तान के वो डोमेस्टिक फैक्टर्स जो अब अभी तक देख चुके हैं। इश्यूज इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एक रिकमेंडेड बुक है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए और करंट अफेयर्स के लिए, रिटन बाय SK अकबर जैदी साहब। इनकी एक और बुक भी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। इस बुक में पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री पे बात करते हुए SK अकबर जैदी साहब ने जो फाइनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझते हुए IMF के रोल को देखा है वो ये कि 23 IMF प्लान्स ने पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं छोड़ा। बट क्या ये ब्लेम IMF पे है? तो आंसर इज पार्शली नो एंड पार्शली यस।
यस की जब हम बात करेंगे तो फिर हम IMF एज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रिलेशन में जाके 2 से 3 आर्गुमेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम पार्शली नो कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द मेंबर स्टेट, दैट इज ऑन पाकिस्तान। कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और 22 के 22 IMF प्लान्स के अंदर उन एरियाज को आइडेंटिफाई बार बार किया गया है। पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट ने या फाइनेंशियल इश्यूज पे बात करने वाले लोगों ने सबसे पहले वीक टैक्सेशन सिस्टम पे ही बात की है, जो पाकिस्तान को बार बार फिस्कल क्राइसिस की तरफ लेके जाता है। दूसरा मसला जो पाकिस्तान का है वो रेवेन्यू साइड की स्टेट ओन इंटरप्राइजेस है। ये बात समझाने के लिए मैं आपको किसी भी रियासत की बैलेंस शीट अगर आसान सी समझाने की कोशिश करूं तो किसी भी रियासत की बैलेंस शीट हमारे वॉलेट की तरह होती है, जिसमें एक्सपेंसेस हुआ करते हैं यानी कि एक्सपेंडिचर्स, और फिर रेवेन्यूज होते हैं। जब रेवेन्यू साइड पॉजिटिव हो या इसका इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो तब चीजें ठीक ही रहती है। लेकिन इसका रिजल्ट नेगेटिव हो और उन नेगेटिव में रेवेन्यू की दोनों फैक्टर्स यानी कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस और टैक्सेशन सिस्टम पार्टिसिपेट ना कर रहे हो और वेट ऐड कर रहा हो आपके इलॉजिकल इरेशनल एक्सपेंडिचर, तब नेगेटिविटी आ जाए यानी कि इक्वेशन बैलेंस शीट नेगेटिव हो जाए, देन ये फिस्कल फाइनेंशियल और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ लीड करके जाता है। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान की रैंकिंग्स अगर हम कुछ देखें, 110 पे ठहरे हैं हम आउट ऑफ 131 व्हेन इट इज अबाउट कंपेटिटिवनेस। इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस की बात करें तो हमारा जो इंडिकेटर है वो 110 है। ठीक है। दूसरा, टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज नहीं करते, अगर इंक्रीज करते भी हैं तो शॉर्ट टर्म मेजर्स के साथ करते हैं। तीसरा, फिस्कल कंसोलिडेशन में एब्सेंस है। फोर्थ, हमारे जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट डिटरमाइंड नहीं है, हम आर्टिफिशियल, ठीक है, आईसीयूज में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ले जाते हैं यूजिंग फिस्कल पॉलिसीज और फिर एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट किया जाता है। अब लिबरल इकोनॉमिक लिबरलिज्म पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करती है कि जब आपकी ओरिएंटेशन मार्केट इकोनॉमी की हो और ग्लोबल ओरिएंटेशन भी मार्केट इकोनॉमी की चल रही हो, दैट इज इन द ग्लोबलाइज्ड एरा, तब आप ये मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर आपके डोमेस्टिक इंडिकेटर वर्सन होंगे। पाकिस्तान के अंदर भी यही मसला हुआ। थर्ड इज प्राइस स्टेबिलिटी। अगर आप लिबरल टूल ऑफ इकोनॉमी को यूज करेंगे और अपनी रेगुलेटरी एजेंसीज बेहतर करेंगे, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करेंगे और गवर्नेंस को इंप्रूव करेंगे तो प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सकेगी। लेकिन हमारे यहाँ प्राइस स्टेबिलिटी भी इंश्योर नहीं की जा सकती, नहीं की गई। ठीक हो गया। सो व्हाट आर द इश्यूज? हम हमारी इकोनॉमी आईएमएफ के साथ जब हम रिलेशन देखते हैं तो हमारे क्या इश्यूज हैं? वी हैव टू डिवाइड इट एट 2 लेवल्स। एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, दैट इज आईएमएफ यानी कि फाइनेंशियल लेवल पे देखेंगे, और दूसरा फिर पाकिस्तानी साइड पे देखेंगे कि हम एक कोऑर्डिनेटेड लॉन्ग टर्म मेजर इंश्योर कर सकें अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज की। इंस्टीट्यूशनल साइड पे क्या मसला है? इंस्टीट्यूशनल साइड पे जोसेफ स्टिग्लिट्स, ही इज अ नोबेल प्राइज विनर, जोसेफ स्टिग्लिट्स, जब वो आईएमएफ की रोल की बात करते हैं
तो उसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल सबसे पहले आता है। International financial institutions are not the political institutions at very first. ये किसी सूरत भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं हुआ करते, सो इसमें पॉलिटिकल मैनोवरिंग नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली IMF जो है, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, उन तमाम कंट्रीज के लिए प्रॉब्लमेटिक रहा जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जानते हैं। इसके बारे में जो लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल लिबरल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इसके रोल को अब कुछ यूं मेंशन किया है कि ओवर्ट पावर ऑफ colonialism in the age of financial institution is converted into covert power of imperialism. Result is the dependency of third world countries. हम IMF से पहली अगर हम रीजन देखें, जो मैक्रो रीजन है वो डिपेंडेंसी मॉडल है। दूसरी अगर हम रीजन देखें वो प्रपोज सॉल्यूशंस है। IMF ने गोल्स डिफाइन किए हुए हैं, मिशंस बताए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्रपोज सॉल्यूशन और कंडीशंस बताई जाती हैं, दे आर नेवर वेल थॉट टू बिगिन विद अकॉर्डिंग टू अ मेंबर कंट्री। वन साइज फिट फॉर ऑल पोजीशन यूज की जाती है, और वन साइज फिट फॉर ऑल कंडीशन में जो डोमेस्टिक इंडिकेटर्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं of any country वो इग्नोर की हो जाती हैं, and that is the case of Pakistan. थर्ड रीजन कि 23 IMF के बाद भी हम ये बात इंश्योर नहीं कर सकते कि ये नंबर 24 या 25 नहीं होगा। उसकी जो थर्ड रीजन है वो कंडीशनल एग्रीमेंट्स हैं जो IMF के साथ होते हैं, उनकी जो आउटलुक है, इट इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ये शॉर्ट टर्म कॉस्मेटिक या कॉस्मेटिक इंटरवेंशन प्रोवाइड करता है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक्सपीरियंस कहता है, इवन द एक्सपीरियंस ऑफ फिलीपाइंस, कि ये शॉर्ट टर्म कॉस्मेटिक इंटरवेंशन मार्केट्स को ओपन अप करती हैं फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड, और रिजल्टेंटली लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो पाते। पाकिस्तान के साथ भी ऐसी ही एग्जाम्पल को फिट किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड दैट हम इस विशियस साइकिल से बाहर क्यों निकल नहीं पा रहे। अगर ये विशियस साइकिल है तो फोर्थ इज दैट underdeveloped countries such as Pakistan, they are treated as open playing field, like an experiment to have the case studies for IMF that how they are being treated. लेकिन जो member countries हैं, they are not open playing field. ठीक है, आगे चलें तो the approach of IMF, जो economy of the state होती है, it needs bottom to top approach from one sector to other sector, and then again and again to the top, the economy of a country. IMF के जो conditionality है, जो plans हैं, वो top to bottom approach है, और ये top to bottom approach फिर member countries की long term structural reforms को ensure नहीं कर पाते। Sixth, अगर हम reason देखें at IMF side, तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं। IMF के जो प्लान्स हैं वो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे तो बात करते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे बात नहीं करते। अब ये क्वांटिटेटिव फैक्टर्स डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं? ये डेवलप्ड वर्ल्ड की इकोनॉमीज को रेंट सीकिंग इकोनॉमीज बनाते हैं। सेम इज द केस फॉर पाकिस्तान, बट ये तो IMF पे ब्लेम है, और ये सारा ब्लेम IMF पे करके हम क्लीन वापस आ सकते हैं? आंसर इज नो। तो हमें पाकिस्तान की साइड पे समझना है। मैंने इसको
आसान से कुछ वर्ड्स में, क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स हैं, इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वाले तो बड़ी आसानी से इसको समझ लेते हैं, लेकिन जो सोशल साइंसेस, बाकी सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस के एस्पायरेंट्स होते हैं, उनके लिए कुछ इशू हो जाता है। तो इसके लिए कुछ हमने टर्म्स रखी हैं। पाकिस्तान एट इकोनॉमिक लेवल इज फेसिंग सर्टेन डेफिशिएंसीज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डेफिशिएंसी दो तरह की है। एक हमारे ग्रोथ रेट की है। ठीक हो गया जी। आईएमएफ कंडीशनैलिटी जो है वो दो चीजें इंश्योर करने के बाद ही आपको स्टेबिलिटी देती है। उन दो चीजों का नाम है सीक्वेंसिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। लेकिन ये आईएमएफ के थ्रू नहीं आती, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के थ्रू, डोमेस्टिक प्लान्स के थ्रू ही आपने सीक्वेंसिंग करनी होती। तो हमारी जो इकोनॉमिक डेफिशिएंसी है कि हम हमारी ग्रोथ स्टेबलाइजेशन को इनपुट नहीं दे रही और स्टेबलाइजेशन ग्रोथ को इनपुट नहीं दे रही। हमने बूम एंड बस्ट साइकिल देखे हैं। अगर हमारा ग्रोथ रेट 7.4 है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, और अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो ग्रोथ रेट नहीं है। तो हमारी ग्रोथ रेट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक दूसरे को कंसोलिडेट नहीं करते। ठीक हो गया पुत्र? तो हमारी ग्रोथ विदाउट स्टेबलाइजेशन है और स्टेबिलिटी विदाउट ग्रोथ हिस्ट्री रही है। तो पाकिस्तानी साइड पे 75 ईयर की इस छोटी सी जिंदगी में हमने इन दो चीजों के दरमियान बैलेंस इंश्योर नहीं किया। दूसरी डेफिशिएंसी हमारी मार्केट डेफिशिएंसी है। इसमें रोल किसने प्ले किया है? वो फिस्कल पॉलिसी की या हमारे पाकिस्तान की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स की मैनिपुलेशन है। जब आप मैनिपुलेट करते हैं। दूसरी रीजन जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज का कंसोलिडेट ना होना है या रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का ना होना है। और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी विदाउट रेगुलेशन और विद मैनिपुलेशन काम नहीं कर सकती। रिजल्टेंटली ये आपको डिफरेंट क्राइसिस की तरफ ले जाएगी। थर्ड रीजन जो है वो है इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी हमारे पास एनर्जी है। आईएमएफ कहता है भाई आपके टैरिफ लो है, आपकी कुछ सब्सिडीज आपके बजट का हिस्सा नहीं होती, और एट डोमेस्टिक लेवल जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं। यस, हमें पता है कि ये इश्यूज हैं। हम जाते हैं सीपैक के साथ कि भाई एक्यूट एनर्जी शॉर्टेज को रिजॉल्व करें। हम सीपैक के साथ कोई 21-22 प्रोजेक्ट्स साइन करते हैं। 21 प्रोजेक्ट्स हैं एनर्जी के। हमने अपनी जनरेशन कैपेसिटी जो है ओवरऑल 37 मेगावाट कर ली, और अभी हमारे 11 या 10 प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो कंप्लीट होने। हमने इन पे जिन रिसोर्सेज पे रिलाय किया है वो उसमें हमारी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। रिजल्टेंटली हमारी जो जनरेशन है वो ही कॉस्टली है, प्लस इकोनॉमिक डेफिशिएंसीज और मार्केट डेफिशिएंसीज उन जो शॉर्ट फॉल्स हैं उनको कंसोलिडेट नहीं कर पा रही, उनको पूरा नहीं कर पा रही। रिजल्टेंटली ये साइकिल से हम निकल ही नहीं पाते। फिर जो हमारे रेगुलेटरीज हैं के इलेक्ट्रिक हो गया, नेप्रा हो गया, या न्यूक्लियर रेगुलेटर्स हैं, जब हम इनके रोल को देखते हैं तो ये रेगुलेटरीज मार्केट बेस्ड, यानी कि आईपीपीज हमारे जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म नहीं है।
रिजल्टेंटली जब हम रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं अपने सर्कल डेट्स को पूरा करने के लिए, तब हम एक बकेट को कंप्रोमाइज करके दूसरा बकेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और इन द एंड इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएंसी वैसी की वैसी ही रहती है। सेम इज द केस फॉर एनी अदर इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन पे देखें तो आपको ये डेफिशिएंसी वहां पर भी नजर आएगी, और उसमें तीन ही चीजों ने रोल प्ले किया है, इंडिविजुअल्स ने, पॉलिसी ने और इंस्टीट्यूशन ने। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आएंगी, अगली आने वाली गवर्नमेंट आएगी, वो टैरिफ पे फोकस करेगी, सब्सिडीज पे फोकस करेगी, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, लेकिन जिस पॉइंट में इशू क्रिएट करना है आपकी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे फोकस नहीं किया जाएगा। तो ये साइकिल ऐसे ही रहेगा। फोर्थ जो डेफिशिएंसी है पाकिस्तान की, वो है गवर्नेंस डेफिशिएंसी। आईएमएफ अपने 22 के 22 प्रोजेक्ट्स में गवर्नेंस डेफिशिएंसीज को पॉइंट आउट करता रहा है। आईएमएफ सजेस्ट करता रहा है करेक्टिव मेजर्स को इंश्योर करने के लिए, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए, लेकिन हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इन करेक्टिव मेजर्स को इस हालात में अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकती दैट द पॉलिटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री अफोर्ड नहीं कर पा रही डिसीजन मेकिंग। ना रिस्क असेसमेंट है और ना गवर्नेंस एफिशिएंट डिसीजन है। तो अगेन एंड अगेन हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, और ये गवर्नेंस डेफिशिएंसीज बाकी तमाम डेफिशिएंसीज को इनपुट प्रोवाइड करती। रिजल्ट क्या होता है? इंटरनल सेक्टर डेफिशिएंसीज की वजह से एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस, और ये सेम साइकिल हर 5 साल बाद रिपीट होता है, और हर 5 साल बाद एक आने वाली गवर्नमेंट आईएमएफ के पास एसडीए के लिए ठहरी होती है, और वो शॉर्ट टर्म मेजर लेती है, और हर 2 साल बाद एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए ठहरी होती है। वो गवर्नमेंट फिर वापस जाती है आईएमएफ के पास एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। ये साइकिल रिपीट होता रहता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल नेचर ऑफ द गवर्नमेंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को डिपेंडेंसी सिंड्रोम से बाहर नहीं निकलने देती। रिजल्ट डोमेस्टिक करेंसी की ओवर वैल्यूएशन और कंट्रोल्ड डिवैल्यूएशन। ये 2 एग्जांपल्स हैं। जब आप डोमेस्टिक करेंसी को ओवर वैल्यू करते हैं और कंट्रोल डिवैल्यू करते हैं, तो फिर आपके एक्सचेंज रेट्स कंपैटिबल नहीं होते ग्लोबल एक्सचेंज रेट्स के साथ, और फिर आप डिपेंडेंसी सिंड्रोम में रहते हुए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर ना करते हुए, इन तमाम डेफिशिएंसीज के साथ इस साइकिल के अंदर ही रहते हैं। ये 5 डेफिशिएंसीज हैं, मार्केट, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नेंस, जो पाकिस्तान को आईएमएफ के कुछ रोल की वजह से आईएमएफ से बाहर ही नहीं निकलने देती। सो व्हाट नीड्स टू बी डन? हमें सबसे पहले ये देखना है, आर वी इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म मेजर और लॉन्ग टर्म मेजर और मीडियम टर्म मेजर? अगर हमने शॉर्ट टर्म मेजर देखने हैं तो पहले तो क्राइसिस के लिए रूम जनरेट करना है, और रूम जनरेट करना है विद द efficient utilization of the resources, but not with the help of international financial institution other than the capacity building. अगर हमने लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने हैं तो आपको सारी साइड्स देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले फिस्कल साइड, और फिस्कल साइड आप बिजनेस एक्टिविटी के बगैर नहीं देख सकते, तो आपको फिस्कल साइड बिजनेस अलोंग विद बिजनेस एक्टिविटी बेहतर करनी पड़ेगी। कैसे? एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज कम से कम रेशनल और वाइज एक्सट्रैक्शन हो। आईएमएफ भी यही कहता है, हमारे इकोनॉमिस्ट भी यही कहते हैं, और उसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी यही बात करते हैं। दूसरी, यू आर वर्किंग इन अ लिबरल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी,
अगर आप मार्केट इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं तो आप मार्केट बेस्ड अप्रोच लेके जाएंगे, और अगर आप मार्केट बेस्ड अप्रोच लेके जा रहे हैं तो फिर आप मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, मार्केट को ऑपरेट करने देंगे, उसको सांस लेने देंगे। तो आपको सबसे पहले इस मार्केट बेस्ड अप्रोच को भी देखना है, फिर बिजनेस एक्टिविटी में कंसेंसस इंश्योर कराएं और रेवेन्यू कलेक्शन साथ बढ़ाते जाए। रेवेन्यू कलेक्शन 3 चीजों से होगी, ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म्स नहीं हुई हुई। सबसे पहले आपको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करनी है, फिर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स लेके आने हैं, और जो सब्सिडीज जहां देनी पड़ जाए वहां सब्सिडीज को रेशनलाइज करें। तो फिस्कल साइड को इस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पुत्र मॉनिटरी साइड। मॉनिटरी साइड को आप बेहतर कैसे करेंगे? सबसे पहले मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट्स हो। दूसरा, पुत्र बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन अ सिंगल विंग। आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन करनी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिविजुअल्स की जेंडर्ड अप्रोच पे, फिर आपने इंस्टीट्यूशंस की, फिर आपने डिफरेंट सेक्टर्स की। आप अपनी एक्सपोर्ट बेस को वाइड करें और फिर उस एक्सपोर्ट बेस्ड वाइड को आप फैसिलिटेट करें, सपोर्ट करें कंपैटिटिव बेस्ड मॉडल के साथ, मार्केट कंपैटिटिव ग्लोबल कंपैटिटिव एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन सबसे पहले एक्सपोर्ट बेस पे वाइड करें। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शॉक्स क्या करेंगे आप? जब एक्सट्रीम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आते हैं तो आप फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर कराएं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आप जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है उसको फोस्टर करें। क्या हमारे पास कोई सक्सेस स्टोरी है? यस, इंडिया। ड्यूरिंग मुशर्रफ टेन्योर जब हम पाकिस्तान आईएमएफ के पास जा रहा था तो इंडिया एग्जिट कर रहा था, और उसकी जो रीजन थी वो इस मॉनेटरी रिफॉर्म की बेसिस पे ही वो एग्जिट कर रहा था। इंडिया नेवर लुक्ड एट आईएमएफ आफ्टर दैट, ड्यूरिंग द शॉक्स पीरियड, ड्यूरिंग द एशियन फाइनेंशियल, ड्यूरिंग द लेमन ब्रदर क्राइसिस एंड ड्यूरिंग द कोविड। इंडिया ने जब उसको एग्जिट किया है तो फिर एक्सपोर्ट बेस को वाइड करके किया है, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन करके किया है, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पे जाके किया है, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट्स को इंश्योर करके किया है, और फाइनेंशियल डेवलपमेंट को फोस्टर करके किया है। क्या कोई और एग्जांपल है? इंडिया हमें पसंद नहीं है तो यस, फिलीपाइंस। इवन रिसेंटली एक आर्टिकल आया है रजा बाकर साहब का 17 जुलाई को, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको फिलीपाइंस की सक्सेस स्टोरी नजर आएगी कि कैसे उसने आईएमएफ के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर किया है, आईएमएफ को एग्जिट कर, और कैपेसिटी बिल्डिंग तक कैसे आया, फंडिंग फैसिलिटी इग्नोर करा। रजा बाकर साहब का 17 जुलाई को ओपिनियन डाउन में आया हुआ है। इवन के 31 का भी जो उनका ओपिनियन है नॉन पार्टीशन इकोनॉमी, वो भी बड़ा मजे का। सो इसके बाद आपने क्या करना है? काफी होगा? नो, पब्लिक सेक्टर को अपलिफ्ट करें पुत्र। दो मॉडल हैं जी, एक गवर्नेंस का मॉडल है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे, और दूसरा जो है वो अपलिफ्टिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर। और हमारी तमाम गवर्नमेंट्स को समझना है, चाहे वो जिसकी भी आए, कि बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर इंटरवेंशन करनी है तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के थ्रू करें और इंस्टीट्यूशनल डेफिसिट्स को एड्रेस करें। जो गवर्नमेंट का काम है लिबरल इकोनॉमीज में, वो इंस्टीट्यूशनल डेफिसिट्स को एड्रेस करना है और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को इंश्योर करना है। क्या इससे सारा काम हो जाएगा? नो, अब आपने करना है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स।
उसमें रेवेन्यू साइड को आपने बेहतर करना है, और उसमें दो चीजें आती हैं आपकी जो बैलेंस शीट में, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, यहां आप लीगल रिफॉर्म्स लेके आए, गवर्नेंस रिफॉर्म्स लेके आए, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आए और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाएं। अगर इसके बावजूद भी नहीं बढ़ती तो लॉन्ग टर्म मेजर्स में आपने इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आ जाए। कुछ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस प्रेस्टीज हुआ करती हैं, वो सिर्फ एसेट नहीं होता, उसको सेल करना इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, या उसको प्राइवेटाइजेशन में लेके आना इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। इट इज अ गुड मॉडल प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेस्टीजेस को भी प्राइवेटाइजेशन में ले आओगे। तो आप स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को लॉन्ग टर्म के लिए अगर रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, उनकी लीगल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आए और उनके पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को बेहतर करें। लेकिन इससे सारा काम नहीं होगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का। दूसरे नंबर पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को बूस्ट करना है। जो आपका एफएटीएफ है, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान, ठीक है, पर्सनल बिलीव, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वो हमारी हुकूमतों ने कभी नहीं करने थे, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, और टेरर फाइनेंसिंग प्लान्स हैं, वो हम चाहते हुए भी कभी ना करते। तो एफएटीएफ ने हमसे कराया है। इससे क्या होगा, आपके एफडीआई और आपका इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो बूस्ट होगा, ठीक है। आपने अब क्या करना है, अब आपने इन दो प्लान्स को कोऑर्डिनेटेड प्लान्स में शिफ्ट करना है अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ। कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हमेशा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंश्योर करा देते हैं। थर्ड क्या करना है जी, आपने एनर्जी सेक्टर के रेवेन्यूज बढ़ाने हैं। एनर्जी सेक्टर के रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो फिर ही आप सर्कुलर डेट को और पब्लिक डेट को मैनेज कर पाएंगे। अगर आप इन डेट्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो अगेन एंड अगेन आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए जाना पड़ेगा। तो पहले तो रेवेन्यू इंक्रीज कराएं। रेवेन्यू इंक्रीज कराने का तरीका है एक्सप्लॉइट करें आप उन नेचुरल रिसोर्सेज को जो आपको इंपोर्टेड ऑयल से या फॉसिल फ्यूल से दूर कर सकते हैं। दूसरा, आपके जो पावर टैरिफ हैं उनको अलाइन करें, और ये हम आप कैसे कर सकते हैं राइट नाउ, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 21 प्रोजेक्ट्स हैं एनर्जी के। इस्लामाबाद शुड टॉक विद बीजिंग कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के इशू को रिजॉल्व कराए, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हेल्प करे। एक एग्जांपल है हमारे पास, मटियारी टू लाहौर ट्रांसमिशन लाइन 900 प्लस किलोमीटर की है। अब प्रोविंशियल ग्रिड्स को नेशनल ग्रिड्स के साथ ज्वाइन करें, अपने डिस्ट्रीब्यूशन मसलों को बेहतर करें, और फिर आप पावर टैरिफ को अलाइन कराएं। थर्ड, रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपने जनरेशन कॉस्ट को भी कम करना है। आईपीपीस, ठीक है, नेगोशिएट करें उनके साथ। जो गवर्नमेंट का काम है, फंक्शंस हैं, वो फंक्शनरीज रोल कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ साथ उन वेन्यूज को लोकेट करें जहां से जनरेशन कॉस्ट आपकी कम हो सकती है। और देन जियाद अल्लादाद साहब हैं पाकिस्तान अफेयर्स के एनर्जी सेक्टर के रिकमेंडेड राइटर, एफपीएससी ने जो रिकमेंड किया हुआ है, जियाद अल्लादाद, ठीक है। उनका एक रिफॉर्म है एनर्जी गवर्नेंस का, जिसमें कोऑर्डिनेटेड एनर्जी मैकेनिज्म है। पाकिस्तान 2011 से इसको इंश्योर कर रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड एनर्जी गवर्नेंस को आपने फर्दर इंप्रूव करना है, सो दैट आपका जो डेट मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सके और रेवेन्यू इंक्रीज हो सके। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आप हर 5 साल बाद आईएमएफ के पास जाएंगे।
चाहे वो SBA हो, चाहे वो EEF हो, यानी कि आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आए, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी आए, या आप स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी लें, या आप स्टैंड बाय एग्रीमेंट करें। $23 बिलियन का ये क्रेडिट आपके 10 साल के बाद भी 56-57 बिलियन डॉलर का हो जाएगा टोटल, अगर आपने इन रिफॉर्म्स को इंश्योर ना किया। ब्लेमिंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन is one thing, but reforming and resolving the certain deficiencies at the member side, यानी कि at Pakistan side, is the ultimate thing which is required. Sorry, आप लोगों के साथ थोड़ा सा वो एक इशू हो गया, लेकिन हमारी डिस्टर्ब हो गई थी, कोई कंटिन्यूटी नहीं रह सकी, but in the end, thank you so much for the patience. आप लोगों के साथ मैं ये डॉक्यूमेंट जो है ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ, ठीक है।